ओके, तो अब हम देखेंगे टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बुक में ही मेंशन है। इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत शॉर्ट है कि बनते ही हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है और मैं वो आपको बता भी दूंगा। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। तो जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स थे वहाँ पर जब वो आज़ाद हो गए तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी था। कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी देश को इंडिपेंडेंस मिलती है तो वहाँ की बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अथॉरिटी एक्वायर करना चाहते हैं, पावर एक्वायर करना चाहते हैं। Okay, so in Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movement. Secessionist movement का मतलब होता है अलगाववादी आंदोलन। रशिया के अंदर ही ऐसे 2 प्रोविंस हैं, चेचेनिया और दागिस्तान। इनमें ऐसा मूवमेंट चला जो कि अपने आप को रशिया से अलग करना चाहता था। ये मैप पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है दागिस्तान और चेचेनिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आता है कि सेंट्रल एशिया के कौन से देश में एक सिविल वॉर चली, वो भी 10 साल तक। तो आपका आंसर होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान कहाँ पर है? ये सेंट्रल एशिया का मैप है। अच्छा, मैप भी आता है कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कज़ाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान और ये ताजिकिस्तान। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया में 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आती हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और जो सिविल वॉर चला था वो ताजिकिस्तान में चला था, यहाँ पर ताजिकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नोगोर्नो काराबाख सम लोकल अर्मेनियंस वांट टू सिसीड एंड जॉइन अर्मेनिया। तो अजरबैजान में भी ऐसे मूवमेंट चले कि लोग अजरबैजान से अलग होकर के किसी और देश में जुड़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक रीजन है नोगोर्नो काराबाख, यहाँ के लोग अर्मेनिया से जुड़ना चाहते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एक ऑप्शन में भी था। तो देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में है। अगर आप ये पढ़ेंगे और अच्छे से अगर आपको चीज़ें आती हैं तो ये आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन था, नोगोर्नो काराबाख रीजन। ओके, इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। जॉर्जिया में भी सिविल वॉर हो गया, कुछ ऐसे प्रोविंस जो कि इंडिपेंडेंस चाहते थे उनकी वजह से। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पर भी मूवमेंट्स चल रहे थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक क्या है, CAR, कार रिपब्लिक्स कौन कौन से हैं। तो ये मैंने जो आपको पीछे दिखाया यही है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले। तो यही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। और यहाँ पर थे वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन सा रीजन है। क्वेश्चन ऐसे आया था कि ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो दैट इज़ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये इन कंट्रीज़ में। ओके, Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies। तो आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज़ के बीच में एक कंपटीशन भी यहाँ चलता रहता है क्योंकि यहाँ ऑयल जनरली प्रोड्यूस होता है। आगे कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अब हम देखते हैं। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू 2 विद द चेक्स एंड स्लोवैक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो चेकोस्लोवाकिया आगे चल के, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है जो कि आगे चल के डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया रिपब्लिक। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है स्लोवाकिया, ये सेंट्रल यूरोप का मैप है। बट मोस्ट सिवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के बाल्कन रिपब्लिक में बहुत सिवियर कॉन्फ्लिक्ट हुए। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी, बट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यूगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को मिला करके। 11 प्रोविंस थे उसमें, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये जो भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सारे 11 प्रोविंसेस मिला करके यूगोस्लाविया बना हुआ था, जो कि 1991 के बाद ब्रेक हो गया
और सारी की सारी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली। देखो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर मेंशन भी है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर। तो ये सारी कंट्रीज़ बाल्कन रिपब्लिक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बाल्टिक रिपब्लिक्स, बाल्टिक कंट्रीज़ कैसे बोलते हैं, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को बोलते हैं। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि बाल्कन रिपब्लिक कैसे बोलते हैं, तो यूगोस्लाविया के अंदर जो कंट्रीज़ थी वो, एग्जाम्पल स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, ये कंट्रीज़ बाल्कन रिपब्लिक कहलाती हैं। सो 1991 जब यूगोस्लाविया ब्रेक हो गया तो उसके बाद बाल्कन रिपब्लिक्स जितनी कंट्रीज़ थी ये सारी इंडिपेंडेंट हो गई। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैसेकेयर ऑफ नॉन सर्ब बॉस्नियन फॉलोड। तो एथनिक सर्ब जो सर्बिया में रहने वाले एथनिक लोग थे, वहाँ के एथनिक मतलब होता है वहाँ के मूल निवासी, तो उन लोगों ने इस मैसेकेयर को अपोज किया और द नेटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। इसकी वजह से एक इंटर एथनिक सिविल वॉर हो गई कि वहाँ के लोग आपस में ही लड़ने लग गए कि नेटो का वहाँ पर इंटरवेंशन हो गया, बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग कर दी गई। ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिटेल में जाया जाए आपके क्लास 12 पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बस बता दे रहा हूँ कि जो वहाँ के सर्बिया में जो लोग रहते थे उनके बीच में और नॉन सर्ब जो कि बॉस्नियन लोग थे, वहाँ पर बॉस्निया के रहने वाले लोग थे, इनके बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर नेटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक वेस्टर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी इंटरवेंशन से वो चीज़ और एक एथनिक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। President of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years। तो देख रहे हैं आप कि इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट अपने आप को 10-10 सालों के लिए अपॉइंट कर ले रहे हैं। टोटल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 years after their independence. The reason for their revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. तो एक्चुअली रशिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ वगैरह भी कि 2000 के बाद या 2000 के समय आते आते ग्रो करने लग गई अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर, जैसे ऑयल को एक्सपोर्ट करना, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना, मिनरल वगैरह। इंडिया भी इससे काफ़ी कुछ खरीदता है, अभी हम आगे देखेंगे। Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan are major oil and gas producers। तो कुछ कंट्रीज़ मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस जब क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट होता है तब बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की कंट्रीज़ को मार्क किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। तो अब हमारा टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, कि इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट। ये पोस्ट कम्युनिस्ट क्या होता है, मतलब कम्युनिज़्म के बाद, जब कम्युनिज़्म एंड हो गया, जब कम्युनिस्ट रिजीम हार गई, उसके बाद की कंट्रीज़ और इंडिया के क्या रिलेशन है। इंडिया रशिया रिलेशन भी इसमें हम देखेंगे। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। सबके साथ ही अच्छे रिलेशन रहे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ऑफकोर्स इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे हैं, ये आपको भी पता होगा कि इंडिया रशिया हमेशा से दोस्त रहे हैं। रशिया ने इंडिया की लगभग हमेशा ही हेल्प करी है। इंडियन हीरोज़ फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़। तो इंडियन हीरोज़ वहाँ पर देखे जाते हैं, इंडिया का कल्चर काफ़ी वहाँ पर पसंद किया जाता है। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो रशिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो जाए। मल्टीपोलर का क्या मतलब होता है, जैसे हमने देखा यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो पोल बन गई है, सारी कंट्रीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कब हुआ, 1991 के बाद, जब अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया था, पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था। उससे पहले कब था, जब कोल्ड वॉर का समय था, तो पूरा वर्ल्ड बायपोलर था। बायपोलर मतलब दो पोल्स, या तो कंट्रीज़ रशिया के साथ थी या तो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ थी। और मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है कि जहाँ पर कोई एक या दो सुपर पावर नहीं है, पावर शेयरिंग है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जैसे आज का वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। कैसे, यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आशियान है, शार्क है, सॉरी शार्क नहीं, सार्क है, SAARC, ये भी एक ग्रुप है। और इंडिया, चाइना, रशिया का एक ग्रुप हो सकता है, ब्रिक्स है, और ऐसी बड़ी बड़ी यूरोपियन यूनियन है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड में
अब पावर शेयर करती हैं, अब कोई सोल सुपर पावर नहीं रह गया है। Multipolar world order is the coexistence of several powers in the international system, collective security in which an attack on any country is regarded as the threat to all countries। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, नेटो भी इसी पे चलता है। नेटो के बारे में हम अगर कहीं पे आएगा तो बताऊंगा मैं, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के 1949 में बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेसिस पे चलता है। मतलब क्या होता है इसका कि अगर कोई एक देश, उस ग्रुप के किसी एक देश पर भी हमला होता है तो वो मानेंगे कि सारे देशों पे हमला हुआ है और वो सब मिलके उसके लिए लड़ेंगे और रिटेलिएशन करेंगे। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेवरल पावर्स। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, तभी सारी पावर्स एक साथ मिलकर रह सकती हैं। सो इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज थ्रेट टू ऑल कंट्रीज, मैंने आपको बता दिया कि एक कंट्रीज़ पे भी अटैक सबके ऊपर माना जाएगा। एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स इसमें चाहिए होता है। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज़। तो हर कंट्री की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी कोई फॉरेन पॉलिसी है कि मेरे रिलेशन विदेश से कैसे रहेंगे, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से कैसे रहेंगे, ये मैं ही डिसाइड करूँगा, ये कोई और कंट्री डिसाइड नहीं करेगी। जबकि यूएसएसआर वगैरह या जब ग्रुप में हम होते हैं तो हमें किसी मेजर कंट्री की चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। जैसे यूएसएसआर में सबको रशिया की आइडियोलॉजी फॉलो करनी होती थी। ओके, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज़ लाइक यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। तो यूएन जैसी बॉडीज़ में हम लोगों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। यूएन वैसे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर सारे देश मिलकर कोई बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of Indo-Russian Strategic Agreement 2001। तो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, बाकी इस टॉपिक का भी पार्ट है कि इंडिया और रशिया के बीच में कितने एग्रीमेंट हुए थे। तो मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2001 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इश्यूज़ लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब इंडिया को रशिया के साथ रिलेशन रख के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। जैसे कश्मीर के क्वेश्चन पर रशिया हमारा साथ देता है, रशिया ये मानता है कि कश्मीर इज़ आर पार्ट, आर टेरिटरी। एनर्जी सप्लाई, रशिया हमें काफ़ी एनर्जी सप्लाई करता है जैसे कि नेचुरल गैस और ऑयल। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये चीज़ भी है। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया जो हमने अभी देखा उसमें अगर एक्सेस चाहिए तो रशिया से हमें हेल्प मिलती है। एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट। इंडिया रशिया से सेकेंड नंबर पे ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आर्म्स यानी हथियार खरीदता है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, और इंडियन मिलिट्री को सारे हार्डवेयर रशिया से मिलते हैं। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि एनर्जी इंपोर्ट, वही गैस और पेट्रोल वगैरह, ये रशिया से हम लोग इंपोर्ट इंक्रीज़ करें। लास्ट पॉइंट इज़ रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स। इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स रखे हुए हैं, उसके लिए रशिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमें नहीं चाहती कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, इंडिया के पास भी परमाणु हथियार, न्यूक्लियर हथियार आए, बट रशिया इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। और रशिया ने हमें क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए भी। क्रायोजेनिक रॉकेट क्या होता है? क्रायोजेनिक एक फ्यूल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये रॉकेट को उड़ने में हेल्प करता है। व्हेन इंडियाज़ नीडेड इट, रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और रशिया और इंडिया मिलकर के बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें।